हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है जिसमें मैंने आपको दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करवा रखा है। इससे पहले हम गुलाम वंश पढ़ चुके हैं जिसमें आपने कुतुबुद्दीन ऐबक से 1206 से स्टार्ट किया था और क्यूमर 1290 पे हमने ख़त्म किया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है खिलजी वंश के बारे में जिसका टाइम पीरियड कितना रहा 1290 से 1320 के रहता है। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। पहले तो हमें जानना है कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हम पढ़ते हैं उनका टाइम पीरियड नोट जरूर करना भाई। टाइम पीरियड सबको पता होना चाहिए। गुलाम वंश का 1206 से लेके 1290, ठीक है जी। आगे खिलजी वंश का 1290 से 1320, फिर तुगलक वंश का 1320 से आपको 1412, फिर आपका सैयद वंश है 1414 से लेके 1451 तक। आपको कई बार यहाँ पे 1414 भी मिल जाएगा। 2 साल का जो टाइम पीरियड है घपले का चलता है, ठीक है जी। मतलब कि क्या है, अंधकार में। आगे है लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहता है। ये सारे वंश के जो हम शासक हैं इंपॉर्टेंट वाले डिटेल में करेंगे। करने के बाद लास्ट में हम सारे जो सल्तनत काल के जितने भी वंश है उनका क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालेंगे उसमें से भी किसका टाइम पीरियड लंबा था, किसका छोटा था, किसके टाइम पे क्या हुआ। ये सारा ब्रीफ एक आपका वीडियो मिलेगा इस चीज का। आइए शुरू करते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो हम एक वंश पढ़ते हैं उस वंश की जब स्टार्टिंग है उसका संस्थापक कौन है, वहां से लेके अंतिम शासक कौन है उस तक नाम पता होना चाहिए सीक्वेंस वाइज। और उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं किस किस के इंपॉर्टेंट वो जानने हैं। जैसे मैंने आपको गुलाम वंश पढ़ाया उसमें 11 शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर आपका इल्तुतमिश आ गया, फिर रुकनुद्दीन आ गया, फिर रजिया आ गई। इस तरह करते करते 11 थे। लेकिन हमें जो क्वेश्चन अक्सर आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से आएंगे, इल्तुतमिश से आएंगे, रजिया से आएंगे और बलबन से आएंगे। बाकी सारे जो राजा हैं उनके सीक्वेंस में नाम पूछ लेते हैं, बताइए इसके बाद कौन बना, ऐसे पूछ लेंगे। इसी तरह से खिलजी वंश के अंदर 5 शासक हुए हैं। पहला कौन सा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद फिर शिहाबुद्दीन उमर 35 दिन का ही कार्यकाल था इसका। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, कोई ज़्यादा खास नहीं है हमारे लिए ये भी। नासिरुद्दीन खुसरो खां, ठीक है जी, ये भी आपने देखना है। थोड़ा सा टाइम पीरियड इसका रहा है। अब हमारे लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले तो ये कि संस्थापक कौन, अंतिम शासक कौन, फिर सीक्वेंस में पूछ लेंगे इसके बाद कौन बना, इसके बाद कौन बना ये। और मेन फैक्ट जिसके अंदर से भर भर के क्वेश्चन है हमारे लिए, 2 शासक है यहाँ पर, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में हम पढ़ना है और इसमें से भी इंपॉर्टेंट कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ये देखना हमने, ठीक है जी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जलालुद्दीन खिलजी, थोड़ा सा पिक्चर के बैक में जाइए। आप क्या करिए, याद करो जब क्यूमर शासक बना था गुलाम वंश का तो उसका संरक्षक कौन था, यही था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आपने इतिहास में जितने भी राजवंश पढ़े हैं ना, एक वंश का जो खात्मा है मैक्सिमम आपको ये देखने को मिलेगा या तो सेनापति कर रहा है, ठीक है जी, या उसका कोई मंत्री। ऐसा ही कुछ होगा कि एक वंश खत्म करेगा दूसरा वंश क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, यहां पे देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिसका टाइम पीरियड कितना था, टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए, 1290 से 1296, 6 साल का जस्ट, ठीक है। कहते हैं जलालुद्दीन ने अपनी योग्यता से एक सैनिक के स्तर से उठते हुए सर ए जहादर शाही अंगरक्षक के पद पर पद ग्रहण किया था, ठीक है जी, शासक बनने से पहले। कहते जिसे बाद में समाना का गवर्नर बना दिया गया था। आपसे ये पूछेंगे, बताइए भाई कहाँ का ये था गवर्नर, समाना का था। और याद करो किसमें, गुलाम वंश में। बलबन कहाँ का, हांसी का इख्तेदार हुआ करता था।
फिर आपसे इल्तुतमिश के बारे में पूछेंगे, इल्तुतमिश बताओ कहाँ का गवर्नर हुआ करता था, बदायूं का हुआ करता था। आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, गुलाम वंश का एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है। इसी तरह से अब इसका पूछें आपसे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, कहाँ का गवर्नर था, बताइए कहाँ का, समाना का था। कहते मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के कारण कैकुबाद ने उसे दिल्ली बुलाकर शाइस्ता खां की उपाधि दे दी। एक इनकी उपाधियां बड़ी तंग करेंगी आपको। कैकुबाद कौन सा, गुलाम वंश का 10वां शासक था कैकुबाद, और 11वां क्यूमर्स। अब ये 10वें ने क्या किया, कैकुबाद ने मंगोलों का जो आक्रमण लगातार ये चल रहे थे, इनकी नौटंकी, बाहरी आक्रमण, मंगोलों के आक्रमण चल रहे थे, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, उसका ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बड़ी अच्छे से तरीके से सामना करता है। इसकी बहादुरी को देखते हुए कैकुबाद यानी कि गुलाम वंश का 10वां शासक ने इसको कौन सी उपाधि, शाइस्ता खां की उपाधि दी, तथा आरिज ए मुमालिक सेना मंत्री का पद दे दिया। ठीक है जी। कहते भारत में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। कहते 13 जून 1290 में कैकुबाद द्वारा निर्मित किला खोरी में, किलूगढ़ी जिसको बोलते कि महल में इसका राज्यारोहण हुआ, इसका राज तिलक हुआ। कब, 13 जून 1290 में। और वो जगह कौन सी थी, किलूगढ़ी, किलोखरी। ठीक है जी। और ये किसका था, कैकुबाद का। कैकुबाद ने इसको बनवाया था। कहते यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। कहते जलालुद्दीन खिलजी ने सिर्फ 6 वर्ष तक शासन किया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह विचार सामने रखा कि राज्य को शासकों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए, मतलब जनता की खुशी पे आधारित होना चाहिए। एक शासक का शासितों पे, शासित मतलब लोग, प्रजा, उसके अनुसार, उसके समर्थन के अनुसार चलना चाहिए। ये बात किसने बोली थी, जलालुद्दीन खिलजी ने बोली थी। ठीक है जी, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके बाद इसका आ गया कौन, अलाउद्दीन खिलजी। कहते जन्म कब हुआ अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल 1296 में जलालुद्दीन खिलजी टपक गया। ठीक है जी। 1316 में तक इसका शासन पीरियड रहा, ये आपने याद रखना। जन्म कब हुआ, 1266 में। थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद करना, 66, 96 और 16 है ना, थोड़ा सा सीक्वेंस 6 आ रहा है पीछे। कहते पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था जो जलालुद्दीन फिरोज का भाई था, मतलब जलालुद्दीन खिलजी इसका चाचा था। कौन था, चाचा था, यही हुआ। इसके बचपन का नाम अली गुरसब था। अली और गुरसब यानी अली गुरसब बोलते हैं। इनका राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ। कहते इसका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ, भी बलबन, जो दिल्ली जो सल्तनत गुलाम वंश जो पढ़ाया था उसमें शासक था बलबन, 9वें नंबर का। ठीक है जी। उसके द्वारा एक महल बनाया गया था, लाल महल, उसमें इसका क्या होता है, तिलक, राज तिलक होता है। याद रखोगे इस चीज़ को। जैसे जलालुद्दीन खिलजी का किला खोरी के उसमें महल में हुआ था, किला खोरी का महल बनाया किसने था, कैकुबाद ने बनाया था। इसका बलबन वाले में हुआ। आगे सुनो। कहते अंतः इसे आगे सुनो, इसने सिकंदर की भांति विश्व विजय का अभियान चलाया था। विश्व विजय का अभियान चलाया इसने, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्वितीय सिकंदर कहते हैं। सिकंदर ए सानी कहा जाता है, इसकी उपाधि है सिकंदर ए सानी, क्योंकि इसने भी क्या कहा कि मैं पूरे विश्व को क्या करूंगा, विजय करूंगा, जीतूंगा। ऐसा ही सिकंदर ने किया था। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया, 1294 में, तथा सुल्तान जलालुद्दीन से छिपकर अपार धन संपत्ति प्राप्त कर ली। जब ये तब की बात है जब जलालुद्दीन शासक हुआ करता था, ये तो सिर्फ उसके अंडर काम करता था,
बात समझ रहे हो? ये तब की बात है जब जलालुद्दीन खिलजी था शासक के रूप में और ये उसके अंडर काम करता था। इसने 1294 में देवगिरी को आक्रमण किया वहां पर और बहुत सारा क्या किया, धन प्राप्त कर लिया। आगे है, कहते देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी। इसके अंदर आ गया, अरे मैंने देवगिरी को जीत लिया, अब मैं क्या कर सकता हूं, शासक भी बन सकता हूं। इसका मतलब सपना देखना शुरू कर दिया। ठीक है जी। जैसे आगे उसने क्या किया, उसने 19 जुलाई 1296 को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की क्या कर दी, हत्या कर दी और स्वयं क्या बन गया, राजा बन गया। मतलब आपको मैंने बताया था ना कि जलालुद्दीन खिलजी का शासन पीरियड कितना था, 1290 से 1296। तब ये उसके अंडर काम करता था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। 1294 की बात है, यानी कि शासक कौन था उस समय पे, जलालुद्दीन खिलजी। उस समय पे इसने देवगिरी को क्या कर लिया, विजय हासिल कर ली, उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उसके ऊपर लूट लिया उसको। और इसको थोड़ा सा ऐसा हो गया, जैसे मान लो कोई बच्चा है क्लर्क का एग्जाम क्लियर कर ले, थोड़ा उसका हौसला हो जाता है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं थोड़े इससे और लेवल का एग्जाम भी क्लियर कर सकता हूँ। इस तरह से इसकी सोच भी थी और होती भी है ऐसे। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, 19 जुलाई 1296 धोखे से जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित कर दिया कि मैं क्या हूं, तुम्हारा शासक हूं। सुल्तान बनने से पहले वो क्या था, सूबेदार हुआ करता था। सूबेदार किसके अंडर था, जलालुद्दीन खिलजी के। सूबेदार होने के टाइम पे उसने 1294 में देवगिरी पर क्या किया, आक्रमण करके धन संपदा अपने अंडर कर ली। इसको हौसला मिल गया। इसका राज्य अभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में हुआ, ये मैंने बता ही दिया। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत होगी। अब ये जो खिलजी वंश में ना, आपको अलाउद्दीन खिलजी से भर भर के क्वेश्चन आएंगे, सीधी सी बात है। जन्म 1296 में, मौत 1316 में, शासक कब बना, 1296 में। ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री आपको मैंने दे दी है। अब इसके शासक बनने के बाद इसने क्या क्या काम किए, कौन कौन से अभियान किए, कौन कौन से युद्ध किए, वो हमें जानना जरूरी है। एक शासक को डिटेल में जानना है आपने खिलजी वंश के अंदर। आइए शुरू करते हैं। कहते अलाउद्दीन ने शराब और नशीली पदार्थों के उपयोग पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। जब ये शासक बना 1296 में 21 अक्टूबर को इसने घोषणा कर दी कि मैं शासक हूँ मणिकपुर में। ठीक है जी। और इसने क्या कर दिया, काम कैसे, सुधार कैसे शुरू किया। सबसे पहले इसने क्या किया, शराब और नशीली पदार्थों पे क्या रोक लगा दी। ऐसा ही काम एक किसने किया था, गुलाम वंश में बलबन ने किया था। मदिरा पे उसने रोक लगा दी थी। राज्य की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए उसने एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित की कि लोग मेरे बारे में सोचते क्या हैं, राजा के बारे में विचार क्या है, वो कैसा चाहते हैं, क्या चल रहा है मेरी प्रजा के अंदर। तो इसने क्या सोचा, गुप्तचर प्रणाली। ठीक है जी। दीवाने आरिज इसने बनाया, जिसको क्या कहते हैं, सैन्य विभाग। एक राजा बनने के बाद अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इसने कौन कौन से काम किए। पहले तो भाई इसने नशा बंद करवाया कि नशा करके लोग पियक्कड़ होके इधर उधर पड़े रहते हैं। ठीक है, गुप्तचर प्रणाली शुरू कर दी। सैन्य विभाग, दीवाने आरिज जिसको बोलते हैं। फिर दीवाने इंशा, शाही आदेशों का पालन करवाना। पत्राचार विभाग यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसने बनाया। दीवाने वजारत या विसारत, वजीर या पीएम, यह प्रधानमंत्री का पद था जो वजीर के नियंत्रण में था। यह सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ करता। इसने अपना एक पीएम भी बनाया। ठीक है जी। दीवाने रसालत, यह विदेशी विभाग था, यानी कि अपना क्या कह सकते हैं, फॉरेन डिपार्टमेंट। ठीक है जी। और धार्मिक मामले भी इसी के पास हुआ करते थे। दीवानी रियासत क्या है, यह बाजार पर नियंत्रण रखता था। कौन, दीवाने रियासत। इस जो है ना, ये दीवाने आरिज है, इंशा है, दीवाने वजारत है, दीवाने रसालत है, दीवाने रियासत है। ये आप एक दो बार लिख कर प्रैक्टिस करना भाई, छोटे बच्चों की तरह लिखना। दीवाने आरिज सैन्य विभाग, दीवाने इंशा शाही आदेशों का पालन करवाना या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट है। ठीक है। दीवाने वजारत, इसको लिखना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है।
सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं होता, जितना भागोगे चीज़ों से उतनी पीछे बढ़ जाएंगे वो आपके। इससे अच्छा एक बार इसको पढ़ के याद करके ये कांटा निकाल दो, बाहर साइड कर दो, इसको याद कर लो सा, ठीक है जी, हो जाएगा लिखने से। और बाकी बातें तो आम ही है। कहते प्रथम बार स्थायी सेना, परमानेंट आर्मी इसने रखी थी, परमानेंट, ठीक है जी। आगे देखते हैं। हाँ जी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही चैप्टर मेन होता है ये वाला। तो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण एवं कृषि संबंधी नीति, कहते उसने दिल्ली में तीन बाजार स्थापित किए। एक खदानों के लिए, खाने पीने वाली चीजों के लिए, दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए, कपड़ों के लिए, तीसरा उसने बनाया घोड़ों, गुलामों व पशुओं के लिए, ठीक है जी। गुलाम वगैरह, पशु वगैरह बेचे वगैरह जाते थे, उसके लिए बनाया था। तो तीन प्रकार के बाजार है। एक में क्या मिलता है, खाने पीने की चीजें मिलती हैं। दूसरा क्या है आपका, कपड़ों से रिलेटेड है। तीसरा क्या आपका, गुलाम है, घोड़े, पशु वगैरह, ये उसके लिए। कहते प्रत्येक बाजार में एक उच्च अधिकारी था। एक बाजार में एक अथॉरिटी वाला पर्सन रखा हुआ था इसने, किस लिए, नियंत्रण रखने के लिए, जिसे क्या बोलते, सेना बोलते हैं, सेना कहा जाता है। जो व्यापारियों की एक पंजिका रखता है, व्यापारी जितने भी वहां पे सामान वगैरह बेचेंगे खरीदेंगे, उसका क्या करता है, रजिस्टर में नाम लिखता है, ठीक है जी। आगे बात समझ में। बाजार तीन प्रकार के बनाए, हर बाजार में उसने एक क्या रखा, अधिकारी रखा, जिसे क्या बोलते हैं, सेना बोलते हैं। और वो क्या करता था, व्यापारियों का नाम की लिस्ट अपने पास लिखता था, पंजीकृत करता था। दुकानदारों व कीमतों पर कड़ी निगरानी रखता था कि कोई ठगी ठोरी ना करे, इसलिए। आगे है, खदानों की नियमित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने घोषणा की। क्या घोषणा की, सुनो ध्यान से, दोआब क्षेत्र अर्थात यमुना के निकट, मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट कड़ा की सीमा तक प्रदेश पर में भू राजस्व की अदायगी सीधे राज्य को की जाएगी। उसने बोल दिया कि ये जो प्रदेश मैंने आपको बताया है, कहां से लेकर, मेरठ से लेकर इलाहाबाद तक, जो बीच में कड़ा वाला जो सीमा है वहां तक, यहां से जो टैक्स इकट्ठा होगा सीधा राजा के पास जाएगा। क्योंकि उसने क्या किया, गरीबों के लिए, हर तरह के लोगों के लिए अनाज सस्ता मुहैया करवाना था इसने, ठीक है जी। आगे देखो, कहते भू राजस्व बढ़ाकर उपज के आधे हिस्से पर निर्धारित कर दिया। इसने क्या बोला, मैं सस्ता अनाज प्रोवाइड करूंगा, ठगी ठोरी नहीं होगी, ऐसे करो, अनाज उपजाओ, जो भी है मेरे को 50% चाहिए, ठीक है। आगे क्या इसने हाँ, ये 50% इसने रूल लागू किया था। कहते राजस्व एकत्र करने के लिए मुस्तखराज नामक अधिकारी को नियुक्त किया। अब जो टैक्स इकट्ठा करने जाएगा उस व्यक्ति का पद का नाम क्या है, मुस्तखराज। एक तो आपको मुस्तखराज यहाँ पे याद रखना है, दूसरा यहाँ पे सेना क्या था, बाजार को नियंत्रण करने के लिए जो अधिकारी रखा गया था उसका नाम था। कहते अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो और उसके परवर्ती इसामी दोनों इसके अलाउद्दीन को क्या एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा। अमीर खुसरो इसका क्या समकालीन था और इमामी भी था। इन्होंने क्या बोला, अलाउद्दीन क्या है, एक भाग्यशाली व्यक्ति है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो व हसन देलीवाल जैसे कवि थे। भाई ये कवियों को जरूर याद रखना, किसके दरबार में कौन सा कवि था, ये बहुत पूछते हैं और आता भी है, और ये आपका एक दो नंबर खींच लेगा, ठीक है जी। कुतुबुद्दीन ऐबक का याद रखना है, फिर बलबन इल्तुतमिश के दरबार में, फिर बलबन के दरबार में, तीन तो पहले वाले में रखने हैं, एक यहाँ पर। जलालुद्दीन का तो कुछ है नहीं ऐसा। आगे बढ़े, हसन देलीवाल अमीर खुसरो इसके दरबार में था। आगे देखते हैं, कहते हैं अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया तथा वीणा को संशोधित किया। तबला भी इसने बनाया था। जमाखोरी को रोकने के लिए सभी बाजारों के नाम पंजिका में दर्ज किए गए तथा उनके एजेंटों व परिजनों के नियमों के उल्लंघन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया। इसने देखा कि कुछ लोग क्या करते हैं, अनाज को जमा कर लेते हैं, अपने स्टोर बना लेते हैं अपने घर में, है ना, और क्या करते हैं जब कोई ऐसी स्थिति आ गई तो महंगे दामों पे बेचते हैं। तो इसने क्या, इस जमाखोरी को रोकने के लिए पंजिका बनाई, पंजिका मतलब रजिस्टर बनाया,
उसमें लिखा कौन कौन एजेंट है और उसके परिजन, उसके परिवार वालों को भी नाम लिख दिया और कहा कि कोई हमें ऐसी चीज़ मिल गई कि आपने जमाखोरी की है तो पूरा परिवार को उठा ले जाएंगे, पूरा परिवार जिम्मेदार होगा, एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। आगे है, राज्य ने अपने भंडारण स्थापित किए। राजा ने मतलब कि खुद के अपने स्टोर, जैसे कहते हैं ना ये सरकारी गोदाम बनाए अपने, जिन्हें अनाजों से भरकर रखा जाता था। यदि कोई दुकानदार ज्यादा कीमत लेता था या माप तोल के गलत पैमानों का उपयोग करता था तो उसको कड़ी सजा मिलती थी। बर्नी के अनुसार, जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं, अकाल के समय भी कीमतों में एक बहुत कम मूल्य का सिक्का दाम या पाए की बढ़ोतरी नहीं होने दी जाती थी। मतलब अगर अकाल भी पड़ गया तो सरकारी जो गोदाम है वहां से लोगों को अनाज मिलेगा और वही सस्ते रेटों पे मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि अकाल पड़ गया तो मैं महंगे कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आगे है, बर्नी ने लिखा है कि अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व इस युग का सबसे आश्चर्य है। कहते इतने मतलब कि पुराने टाइम की ये बात है, मतलब उस समय पे इतनी अच्छे से मतलब कि स्टोर किया जाने लगा, लोगों को कैसे अनाज प्रोवाइड करना, बड़ा अच्छा सिस्टम इसको लगा। आगे है, भू राजस्व नकद वसूल किए जाने से अलाउद्दीन को अपने सिपाहियों को नगद वेतन देने में सुविधा हुई। इसने क्या किया कि भू राजस्व है, जो लैंड से इसको टैक्स इकट्ठा होता था, जो नगद मिलता था, इससे इसको फायदा क्या हो गया कि अपने सैनिकों को नगद वेतन देने लग गया। ये भी पहली बार इसने काम किया। परमानेंट सेना भी इसने रखी, नगद वेतन देने का काम भी इसने किया। ठीक है, इसने सालाना देना शुरू किया। ठीक है जी। और सैनिकों की वेशभूषा भी इसने क्या है मतलब फिक्स की थी कि ड्रेसिंग सेंस, यूनिफॉर्म इसने बनाया था। ठीक है जी। नगद वेतन देने वाला यह इस सल्तनत का पहला सुल्तान था। आगे देखते हैं। आगे है, कहते उसके समय में सवार घोड़सवार सैनिक को प्रति वर्ष 238 टंके या प्रति माह लगभग 20 टंके दिए जाते थे। इसने प्रथम बार घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों को दाग लगाते थे, इसकी पूंछ के पास निशानी लगाते थे कि ये घोड़े क्या हैं, अलाउद्दीन खिलजी के हैं। जैसे कोई युद्ध हो गया, युद्ध के बाद मरे पड़े हैं, कोई लिटा पड़ा है, किसी को चोट लगी, घोड़े हैं, घोड़ों को अपने अपने घोड़े तो लेके जाने हैं ना अब, तब कोई क्या होगा, को मरिया सा घोड़ा दे देगा, बोलेगा तकड़े वाला अपने खुद ले जाएगा। तो इसने क्या निशानी लगा दी कि ये मेरे घोड़े हैं। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को याद रखना है कि घोड़े को दागना, एक जो लोहे का जो एक गोल को चक्रा सा होता है, उसको गर्म करके घोड़े की पीठ पे लगा देते थे, तो जितना जितना हिस्सा क्या जल जाता था उसका, और वो निशानी के रूप में वैसा ही बना रहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली यानी कि ड्रेसिंग सेंस प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा घोड़ों पर मोहर या का निशान लगा दिया जाता था, जो मैंने अभी आपको समझाया। इतिहासकार बर्नी का मानना था कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। ये किसने कहा है? बर्नी ने कहा है, क्योंकि अधिकांश व्यापारी क्या थे? हिंदू थे एवं मुनाफाखोरी से वे आम जनता का शोषण करते थे। ये बात किसने बोली? बर्नी ने, कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो ये मार्केटिंग सिस्टम का मार्केट का सिस्टम बनाया था ना, ये स्पेशल किसके लिए बनाया? हिंदुओं के लिए, क्योंकि व्यापार का काम कौन करते थे? हिंदू करते थे, और ये क्या करते थे? लोगों का शोषण करते थे, इस चीज़ से बचाने के लिए। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर आग्रह रखा कि दुआब क्षेत्र में भूमि राजस्व का निर्धारण खेती के लिए प्रयोग की जा रही भूमि की पैमाइश के आधार पे किया जाएगा। मतलब जो टैक्स लगेगा ना, भूमि की पैमाइश करेंगे भी, आपकी भूमि कितनी उपजाऊ है उस आधार के ऊपर। ज़्यादा उपजाऊ ज़्यादा टैक्स, कम उपजाऊ थोड़ा कम टैक्स, उससे भी कम है, बंजर है, वो आपका डिसाइड करके हम बताएंगे। ये इसने व्यवस्था लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर, जिसे क्या बोलते हैं? खराज बोलते हैं, खराज का एक भूमि कर है, के रूप में निश्चित किया था। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। मतलब
कि जैसी भूमि होगी उपजाऊ है, कम उपजाऊ है, बंजर है, ये डिसाइड करके उसके ऊपर राजस्व टैक्स निर्धारित करना भी कितना लिया जाए इसके ऊपर। ठीक है जी। और मैक्सिमम तो इसका क्या था, 50% इसने रखा था। और इसको क्या बोलते, खराज, खराज, खुम्मस, जजिया, जकात, चरी, घरी, ये सारे आएंगे अभी आगे आपके। ये क्या है, कर के नाम है सारे। आगे देखो जरा, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान के ऊपर घरी, मकान के ऊपर घरी कर, घरी मतलब घर के ऊपर कर, घर के ऊपर कर लगाना। ठीक है। और चरी, चरी क्या होता है, चराई के ऊपर, पशु चराओगे तो आपको पहले क्या देना है, कर देना है। ठीक है। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, हौज खास, सिरी फोर्ट और जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया। ये इसके निर्माण कार्य हैं, आपने याद रखने हैं। अलाई दरवाजा इसका बहुत फेमस है। ठीक है जी। और अपना हौज खास सिरी, वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक वो बनाई थी ना, उल इस्लाम मस्जिद बनाई थी, उसका दरवाजा इसने बनाया था। ठीक है जी। आगे आगे दिखाऊंगी आपको पिक्चर में। अलाउद्दीन ने, ये हो गया अपना, कहते हैं मंगोल आक्रमण सुरक्षा हेतु 1304 ईस्वी में दिल्ली में सिरी को राजधानी बनाया। अब इस चीज़ को आप दिमाग में फिट कर लो अपने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तंग करते ही करते हैं। बताओ उसके टाइम पे राजधानी क्या थी, उसने कौन सी राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र की, आप ये बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी, लाहौर। इल्तुतमिश ने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र किया, दिल्ली आ गया वो। बात समझ रहे हो, फिर दिल्ली ही चलती आ रही थी अपनी। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। आगे है, और इसने क्या किया, दिल्ली के पास सिरी को अपनी राजधानी बनाया था। किलाबंदी इसने करवाई सिरी की। इसके 4 प्रमुख सेनापति थे, जैसे मोहम्मद गौरी के 4 सेनापति थे ना, ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन कुबाचा, बख्तियार खिलजी, तो 4 उसके गुलाम हुआ करते थे, बड़े फेमस है, नाम आता है बार बार। अलाउद्दीन के भी ऐसे ही 4 क्या प्रमुख सेनापति थे, 4 कहते पिलर थे इसके। कौन कौन से, जफर खान, नुसरत खान, उलूग खान, मलिक काफूर, ये आपने याद रखने हैं। कौन कौन से, जफर खान, नुसरत खान, उलूग खान, मलिक काफूर। अब सुनो ध्यान से, कहते यह अपने चारों सेनापति की तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था। मंगोलों से लड़ते हुए जफर खान की क्या हो गई, मौत हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंधु नदी को सीमा बनाया गया। सिंधु नदी, ये इधर वाला क्या है, दिल्ली सल्तनत का एरिया सारा रहेगा, ये सिंधु नदी है। ऊपर वाला मंगोलों का रहेगा। एक क्या है, सीमा बना दिया, किसको, सिंधु रिवर को। ऐसे ही आपको याद होगा ना, एक मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में सतलुज रिवर को क्या बनाया गया था, सीमा रेखा बना दिया गया था। इसी तरह से इसके टाइम पे भी सिंधु रिवर जो थी आपकी क्या थी, सीमा रेखा थी, किसके बीच में, मंगोलों के बीच में और दिल्ली सल्तनत के बीच में। आपने ये बात को याद रखना है। आगे देखते हैं, कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के आदेशों की क्या कर दी, अवहेलना कर दी। ठीक है जी। इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना तो इस्लामिक कानून शरीयत से खुद को क्या रखा, इसने मुक्त रखा। एक नए धर्म क्या का प्रारंभ करने का प्रयास भी इसने किया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने क्या शरीयत की अवहेलना की कर दी, तो आप बताना भी अलाउद्दीन खिलजी है वो। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब मेरी बात सुनो, इसने अपना राज्य सेटअप कर लिया, अच्छे अच्छे काम कर लिए, सेना व्यवस्थित कर ली अपनी, सब कुछ अच्छा काम करके आपको मैं बता चुकी इसने क्या क्या काम कर दिए। इसने इमारतें कौन कौन सी बना दी वो भी आप देख चुके हैं। अब हम जानेंगे कि इसने क्या किया, विजय किए, मतलब कि इसके ना राजाओं के मेन आपको बातें यही याद रखनी होती हैं। इसने कौन सा युद्ध लड़ा, इसने कौन सा अभियान किया, ये क्वेश्चन आते आते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ऐसे 2 तरह के क्वेश्चन है कि उत्तरी विजय और दक्षिणी विजय। दक्षिण भारत की विजय, दक्षिण में जब ये करेगा आक्रमण,
और उत्तरी भारत के यानी उत्तर में कौन कौन से राज्यों पे इसने क्या किया, आक्रमण किया। मेन इसका जो जो उत्तर भारत का ना, इसने मुंह अपना राजस्थान की तरफ कर रखा था, वो देखते हैं, क्योंकि राजपूतों से बड़ा ये परेशान था, डरता भी था इस चीज से। सुनो ध्यान से, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम उत्तरी भारत की ओर अपना ध्यान दिया। इन विजयों से उसके सेनापति अलब खां, नुसरत खां, जफर खां, उल्लूग खां, स्टार्टिंग में भी ये 4 थे इसके, ठीक है। मलिक जो काफूर बाद में ऐड होता है इसकी, उसमें कहते हैं गुजरात की विजय 1299। अब ये देखो, ये गुजरात वाला इलाका होगा, इधर की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1299 में कहते गुजरात का प्रदेश बहुत उपजाऊ था, वह आंतरिक व विदेशी व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। वह इस धनी प्रदेश पर अधिकार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1299, एक तो तारीख याद कर लो, गुजरात अभियान कब किया, 1299 में किया, उल्लूग खां तथा नुसरत खां के नेतृत्व में। अब राजा पहले ये करते हैं कि राजा मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट केस में राजा खुद जाता है, नहीं तो इनके जो प्रमुख सेनापति होता है ना, वो लीड करते हैं हमेशा आगे। जैसे इसको लीड कौन कर रहा था, जो गुजरात की विजय करने गए, तो लीड कौन कर रहा था 1299 में, आप यहाँ देखो, उल्लूग खां, नुसरत खां, ठीक है जी। कहते गुजरात का शासक उस समय पे कौन था, करण देव था। हमेशा ये बात देखा करो, अभियान करने आया कौन, कब आया, कौन लीड कर रहा था, और जहां पे उसने आक्रमण किया वहां पे राजा कौन था। बात को फिट करो दिमाग में अपने, ठीक है जी। फिर क्या कहता है, वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना का बिना सामना किए ही अपनी लड़की देवल देवी को साथ लेकर कहाँ भाग गया, देवगिरी में भाग गया। परंतु उसकी पत्नी कमला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। कमला देवी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में विवाह कर लिया। गुजरात में नुसरत खान ने मलिक काफूर, जिसका असली नाम क्या था, चंद्रराम था, को 1000 दिनार में क्या है इसने खरीदा था, ठीक है जी, याद रखना। और ये नोट क्या करो, दक्षिण भारत को विजित करने का श्रेय मलिक काफूर को था, ठीक है। दक्षिण भारत की जितनी विजय होंगी वो मलिक काफूर के अंडर होती हैं। बात को समझो, 1299 का वो टाइम था जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया। इसके 2 सेनापति इसको लीड कर रहे थे, कौन कौन, उल्लूग खां, नुसरत खां। वहां का शासक कौन था, करण देव था, ठीक है जी। करण देव के ऊपर इसने आक्रमण कर दिया गुजरात में, और वो क्या क्यों किया, क्योंकि ये बहुत क्या था, व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, मतलब कि बड़े समृद्ध था, इसको अपने कब्जे में करेगा तो अपने राज्य की आय बढ़ेगी, इसने ऐसा कर लिया। और लेकिन करण देव ने क्या किया, अपनी बेटी देवल देवी को लेकर देवगिरी में भाग गया, लेकिन इसकी पत्नी कमला देवी को इसने क्या कर दिया, कब्जे में कर लिया, अपने बंदी बना लिया, बाद में शादी भी कर लेता है। और यहीं पर इसको ये जो मलिक काफूर, जो खुसरा भी बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, मतलब वो मिला, और इसने इसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई। और किसने खरीदा था, नुसरत खान ने, इसका सेनापति ने खरीदा था। और इसका जो मलिक काफूर का असली नाम क्या था, चंद्रराम था, ठीक है जी। इस चीज को आपने ध्यान में रखना। और मलिक काफूर को फिर अपना ये सेनापति बना लेता है, और जो दक्षिण भारत की जितनी विजय करेगा उसमें मलिक काफूर क्या है, लीड करता है भाई। आगे देखते हैं, हाँ जी, रणथंबोर यानी राजस्थान का इलाका, ठीक है जी। 1301 में, 1299 में गुजरात हो गया, रेस्ट तो करना होगा बंदे ने, थक गया होगा, याद करो। रणथंबोर राजपुताना का सबसे प्रसिद्ध क्या था, दुर्ग था। वहां के शासक कौन थे, राणा हमीर देव, शासक को जरूर जाना करो, ठीक है। हमीर देव थे, ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण देनी आरंभ कर दी थी। मतलब इससे इसका झगड़ा किस लिए, मतलब इसने आक्रमण क्यों किया, क्योंकि हमीर देव अलाउद्दीन के जो विरोधी लोग थे, विद्रोही लोग थे, उनको अपने यहाँ पे शरण देता था। दुश्मन का दुश्मन क्या हो गया, दोस्त हो गया। बात समझ रहे हो। और वहां पे गुजरात वाले में करण देव था, उस पर कब्जा क्यों किया, क्योंकि गुजरात क्या समृद्ध था, व्यापार की दृष्टि से भी समृद्ध था, तो कब्जा करेगा तो आय बढ़ेगी। यहाँ पे इसका पंगा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ का जो हमीर देव था वो इसके विद्रोहियों को शरण दे रहा था। समझ में आ गई।
कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव के विरुद्ध नुसरत खां तथा उल्लू खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। इस लड़ाई में नुसरत खां मारा गया तथा शाही सैनिकों की काफी क्या हुई, हानि हुई। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं क्या हुआ, रणथंबोर के दुर्ग पे आक्रमण किया। अंततः 1 वर्ष के घेराव के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में हमीर देव के मंत्री रणमल को अपने साथ मिला लिया। ये हमेशा जो मंत्री संतरी होते हैं ना आगे वाले, ये बिक जाते हैं, है ना। तो इसका बिक गया हमीर देव का कौन, रणमल, मिल गया अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, हरा दिया अपने राजा को। और 1301 में इसने क्या कर दिया, रणथंबोर पे अपना अधिकार कर लिया। तो मेन आपको यही आएगा 1299 गुजरात, ठीक है जी। 1301 में आपका कौन सा हो गया, रणथंबोर। तो इस तरह से चीज़ों को आप शॉर्ट नोट में, मैंने इसलिए आपके लिए लिखा है कि ताकि मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन आप शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हो, इसको इजीली वे से याद भी हो जाएंगे आपको। आगे बढ़े, चित्तौड़ देखते हैं 1303 में। कहते हैं मेवाड़ यानी कि चित्तौड़ का इलाका, मेवाड़ के राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के आधिपत्य को स्वीकार करने से मना कर दिया। अब इसने क्या बोला कि हम अलाउद्दीन खिलजी के अंडर नहीं रहेंगे, हम अपना शासक नहीं मानते उसको। इसका पंगा इसलिए पड़ गया। बात बताओ, करण देव गुजरात वाला, किस लिए पंगा पड़ा, गुजरात बहुत ज़्यादा समर्थ था व्यापारिक दृष्टि से, ठीक है जी। दूसरा हमीर देव रणथंबोर का, किस लिए, अलाउद्दीन के विद्रोहियों को जगह देता था अपने यहाँ पे रखने की। यहाँ पे चित्तौड़ में आ जाओ, कौन, राणा रतन शाह, मतलब कि ये क्या करता था, कहता हम अलाउद्दीन को मानते ही नहीं हमारा शासक। तो अब क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन नाराज हो जाएगा, हमें मानता नहीं है, मैं मनवाता हूँ तेरे को, ठीक है। यहाँ पे देखो, कहते इसलिए अब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को विजित करने के लिए योजना बनाई। कई इतिहासकारों का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि राणा रतन सिंह की या रतन शाह की अत्यंत सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। इतिहासकार है, कई ऐसी कहानियां भी मिलती हैं आपको देखने के लिए। उसमें क्या कहा गया कि राणा रतन शाह की जो पत्नी है पद्मिनी, उसके रूप की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। जब अलाउद्दीन खिलजी के पास ही उसकी रूप की चर्चा पहुंचती है तो अब ये निकम्मा, मतलब निकम्मा तो क्या बोलेंगे, राजा अपने आप में बोलेगा कि अच्छा कोई सुंदर इतनी लेडी है, मैं लाता हूँ उसको अपने, चाहे वो किसी की वाइफ है। बेवकूफ़ को इतना नहीं पता कि वो किसी की वाइफ है ना। तो ये चल पड़ा मुंह उठा के, ये इतिहासकारों का कहना, मेरा कहना नहीं है। कहते इसलिए 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। गोरा तथा बादल के अधीन राजपूतों ने 8 माह तक मुसलमानों का क्या किया, सामना किया, किंतु अंत में राजपूतों की क्या हो गई, पराजय हो गई। गोरा तथा बादल राणा रतन शाह के क्या थे, बहुत ही बहादुर सेनापति थे, ठीक है जी। रानी पद्मिनी, एक कहानी आती है, पता नहीं सच है कि झूठ है, रानी पद्मिनी ने बोला कि ठीक है, अगर अलाउद्दीन खिलजी चाहता है कि अगर वो मेरे को पाना चाहता है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उसे बोलो कि एक शर्त है हमारी जो रानी है वो पालकी में बैठ के आएगी और उसके साथ में बहुत सारी लेडीज़ भी अलग अलग पालकी में बैठ के उसके साथ आएंगे। अलाउद्दीन खिलजी कहता ठीक है आ जाओ। अब पालकियाँ सजाई गई, हर पालकी में एक लड़की को बिठाया गया और दो सेनापति उसमें बिठा दिए गए, सैनिक बिठा दिए गए। जिस पालकी में पद्मिनी बैठी थी उसमें गोरा और बादल उसके क्या बैठे हुए थे, सेनापति बैठे हुए थे। जैसे ही ये पालकी अलाउद्दीन का जो वो टेंट लगा होता है जिसमें सेना बैठी होती वहां पहुंचती है तो इसने क्या कर दिया, गोरा और बादल ने आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर, अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। और अलाउद्दीन खिलजी इतना निकम्मा, वहां पे एक लेडी के पीछे छुप जाता है, एक औरत के पल्लू के पीछे छुप जाता है। और गोरा और बादल क्या थे, राजपूत थे। दोनों ने क्या बोला कि हम बच्चों पे और औरतों पे और बूढ़े लोगों पे शस्त्र नहीं उठाते। और पल्लू में छिपने के कारण इसने क्या किया, उस पर आक्रमण नहीं कर पाए। इतनी थोड़ा टाइम के अंदर ही क्या ये जो सल्तनत के जो बाकी सिपाही लोग हैं इन्होंने गोरा और बादल पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और उनको मार दिया बुरी तरीके से। तो ये था राजपूताना खून। आगे कहा जाता है कि राणा रतन सिंह क्या है, लड़ाई में मारा गया। रानी पद्मिनी तथा बड़ी संख्या में अन्य राजपूत स्त्रियों ने क्या किया, सम्मान की रक्षा के लिए जोहर की रस्म निभाई तथा जलती चिता में वो जल गई। आपने पिक्चर देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी का, ये जो बनता है अपना कौन, ये नालायक सा
जो भी आप देख लेना, पिक्चर आई हुई इसकी। कहते हैं पद्मावत, जिसका नाम बदलना पड़ा था, पद्मावत, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। छोटी उम्र का था और उसका संरक्षक सेनापति बनाकर खिज्र खां को क्या कर दिया, चित्तौड़ का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। चित्तौड़ को यानी कब्जे में कर लिया, उसका गवर्नरशिप किसको दे दिया, अपने बेटे खिज्र खां को। और यहाँ पे एक जगह का नाम बदल के क्या रहा है, खिजराबाद रख दिया, खिजराबाद, अपने बेटे के नाम के ऊपर। तो ये कहानी चित्तौड़ की याद रखना, भूलना नहीं है। क्वेश्चन आते हैं, जोधपुर के एक संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से क्या हो गई, मुक्त हो गई। किसी ने इसकी प्रशंसा में ये बात लिखी है भाई, कहाँ पर, जोधपुर में एक संस्कृत का शिलालेख है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, देवतुल्य था और उसने क्या कर दिया, पृथ्वी को मुक्त कर दिया, किससे, अत्याचारों से। आगे बढ़े, चलिए फिर इसने मालवा, मालवा भी उत्तरी भारत का ही हिस्सा है, मालवा के इलाका ये वाला इधर बीच में से। कहते मालवा सिवाना जालोर की विजय 1305 से लेकर 1311 के बीच में होता है लगभग ये। कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में मालवा के शासक महलिक देव, कहीं कहीं पे ना आपको बुक्स में 1304 में मिल सकता है भाई, मालदेव मिलेगा, यहाँ पे शासक का नाम मालदेव। तो थोड़ा सा बुक्स में डिफरेंस पता नहीं क्यों आ रहा है लेकिन है इस चीज का। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में मालवा के शासक मलिक देव को क्या किया, पराजित करके मांडू, धार, उज्जैन तथा चंदेरी के दुर्गों को अपने अधिकार में ले लिया। उसने 1308 में सिवाना तथा 1311 में जालोर के दुर्गों को जीत लिया। ये उत्तरी भारत के थे ना, तो इकट्ठा करवा दिया। और कहा जाता है कि मालदेव का जो उसने ये आक्रमण किया था, 1304 मिलेगा या 1305 जो भी मिलता है आपको, सुनो ध्यान से। कहता है यहाँ के एक डांसर के पीछे इसने यहाँ पे आक्रमण किया था। मालदेव के दरबार में, कहते हैं जैसे राजा दूसरे राजा के यहाँ पे जाता है ना, कभी बैठता है, तो वो उनकी खुशी में, आने की खुशी में मनोरंजन करवाते हैं, नृत्य करो जी, फलाना करो, ढिमकाना करो। तो एक लड़की नृत्य कर रही थी, अलाउद्दीन खिलजी का दिल पिघल गया उसके ऊपर, उसने वो नृत्यका मांगी उसे, मालदेव से, मालदेव ने नहीं दी, तो इनके बीच में युद्ध हो गया। ऐसा तो नालायक था ये, औरतों के पीछे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इसका उत्तरी भारत की विजय थी, ये सारी की सारी याद हो जाएंगी आपको। पहली बताओ कौन सी थी, 1299 में गुजरात, 1301 में बताओ बताओ बताओ, चित्तौड़, रणथंबोर। चित्तौड़ का 1303 था, रणथंबोर 1301 में, फिर अपना आ गया राणा रतन शाह वाला, ठीक है जी। इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो यहाँ पे दक्षिण भारत की विजय आप स्टार्ट कर लेते हैं। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी का पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत के अलाउद्दीन खिलजी वो पहला शासक, मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत के प्रदेशों को विजित किया था, दिल्ली सल्तनत के। अब ये याद रख लेना, ठीक है जी। इससे पहले ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ना इल्तुतमिश ने, ना बलबन ने, वही थोड़े से ठीक ठाक गए हैं। इससे पहले उन्होंने, किसी ने कुछ ऐसा किया नहीं था, ये पहला था। इससे पहले कौन सा वंश पड़ा, गुलाम वंश पड़ा, उसमें कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भी कुछ नहीं किया दक्षिण भारत में, ना ही उसने इल्तुतमिश ने कुछ दक्षिण भारत में किया, ना ही बलबन ने कुछ ढंग का कुछ काम किया। रजिया तो वैसे पिटा गई थी 4 सालों में। तो दक्षिण भारत का विजय करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन होता है, अलाउद्दीन खिलजी। कहते हैं इन प्रदेशों को विजित करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी के योग्य सेनापति को, कौन, मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी बोलते हैं। 1299 में वो लेके आया था ना नुसरत खान, इसको चंद्रराम इसका असली नाम, 1000 दिनारी हिजड़ा था ये, है ना। कहते उसे गुजरात की विजय के समय 1000 दिनार देकर खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण प्रदेशों पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया। उसने दक्षिण में अपना प्रभुता स्थापित करने तथा वहां से अपार धन प्राप्त करने के लक्ष्य से आक्रमण किए थे। इसका कोई उद्देश्य ये नहीं था कि मैं दक्षिण भारत को जीत के अपने राज्य में मिला लूं। इसका तो एक ही मोटिव था, उद्देश्य क्या था, वहां से धन दौलत इकट्ठे करके लाना और उन पे अपना दबदबा बनाए रखना। समझ रहे हो, इस बात को याद रखना आपने। इसी तरह से आपने समुद्रगुप्त को भी पढ़ा था, जब उसने दक्षिण भारत के 12 मतलब राज्यों को जीता था, पर उसने भी क्या बोला, मेरी अधीनता स्वीकार रखो, टैक्स देते रहा करो मेरे, और मेरे अंडर हो।
ठीक है जी। ऐसे ही, क्योंकि दक्षिण भारत अपने आप में मतलब इसकी जो फिजिक्स है दक्षिण भारत की, इस पे कंट्रोल करना मुश्किल है एक राजा का जो उत्तर भारत में रहता हो। ठीक है जी। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि इसने वहां पर कब्जा करके अपने अंडर नहीं किया, बल्कि उन पे दबदबा बनाया रखा और वहां से अपार धन दौलत लूट के लेके आना और अपना मतलब जोर दिखाना कि मैं शासक हूं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। और किसके अधीन चले दक्षिण भारत के अभियान? मलिक काफूर के अंडर, सेनापति था इसका। तो पढ़ते हैं देवगिरी। देवगिरी के शासक रामचंद्र 1307 की बात है ये, सुल्तान को दिया जाने वाला वार्षिक कर गत वर्षों से बंद कर दिया था। अब इसका जो चला आ रहा था कि इसमें को कर दो, 1307 में इसने क्या देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। वहां का शासक कौन था? रामचंद्र था। ठीक है जी, रामचंद्र था। उसने 3 सालों से क्या कर देना बंद कर रखा था, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अब उसने क्या देखा, कहते उसने गुजरात के शासक कर्णदेव, आपको याद है ना 1299 में अपनी बेटी को लेकर भाग के आ गया था यहाँ पर देवगिरी में, को अपने राज्य में शरण दी। बात समझ रहे हो? कोरिलेट करो चीज को। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पे? गुजरात पे आक्रमण किया था। वहां का शासक कौन था उस समय पे? कर्णदेव था। कर्णदेव अपनी बेटी को लेकर भाग के चला आया इसके यहाँ पर, और उसकी जो वाइफ थी कमला देवी, उसके साथ शादी कर ली। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो यहाँ पर मलिक काफूर के अधीन भेजी गई सेना ने 1307 ईस्वी में रामचंद्र देव को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी का क्या कर लिया? आधिपत्य स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के सदव्यवहार के कारण रामचंद्र उसका पक्का क्या बन गया? वफादार बन गया। उसने दक्षिण प्रदेशों के विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी के यथासंभव सहयोग भी दिया। अब क्या कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी का ये वफादार बन जाता है और क्या कहता है कि आप दक्षिण भारत की जितनी बाकी इलाकों में आप विजय करने आओगे ना, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा उस चीज में। बात समझ में आ गई? 1307 में देवगिरी पे विजय इसने हासिल की थी। अच्छा एक बात और बताओ, अगर आपको याद है तो, जलालुद्दीन खिलजी जब जिंदा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को 1294 में जीता था। याद है आपको? जब इसका हौसला बढ़ गया था कि मैं इसको राजा बन सकता हूं, तभी तो ये शासक बना भी था। ठीक है, कोरिलेट किया करो चीजों को। आगे देखते हैं। हाँ जी, वारंगल, वारंगल की विजय 1309 ईस्वी में। 1309 ईस्वी में मलिक काफूर के अधीन शाही सेना ने वारंगल पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक है जी। यहाँ का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। कौन? प्रताप रुद्रदेव था। उसने अलाउद्दीन खिलजी के आधिपत्य को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। मलिक काफूर ने यहाँ काफी धन प्राप्त किया। 1309 ईस्वी में इसने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर दिया। ये लाइन दोबारा से आ गई। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की एक मूर्ति बनवाई, उसको जंजीर पहना दी, जंजीर लपेट कर अलाउद्दीन को भेजा एक सिंबॉलिक रूप में कि मैं तेरे जंजीरों में हूं। अपनी मूर्ति बनवाई प्रताप रुद्रदेव ने, नाम देखो प्रताप रुद्रदेव, और सोने की अपनी मूर्ति बनवाता है, उसके ऊपर चेन जंजीर लपेट के सांकल जो भी होती है लपेट कर भिजवा दिया अलाउद्दीन खिलजी को, और एक सिंबॉलिक रूप था कि भाई मैं तेरी अधीनता स्वीकार करता हूँ। ठीक है, और कोहिनूर हीरा भी भेजा था। यहाँ से कोहिनूर हीरा की क्या है? जर्नी स्टार्ट होती है। पढ़ाएंगे आपको महाराजा रंजीत सिंह तक, फिर कैसे वो महारानी विक्टोरिया के पास जाता, सारा आगे आएगा। आगे है 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण किया, किंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्रम को जीत नहीं सका। याद रखना आपने। ठीक है जी। 1307 में क्या था? इससे पहले देवगिरी, फिर वारंगल 1309 में, 1310 में क्या आ गया? होयसल वंश आ गया। जब आपको इसको बिठाओगे ना, लिखोगे चुपचाप से, आराम से लिखोगे। 1299 में गुजरात, 1301 में चित्तौड़, रणथंभौर सॉरी, फिर 1303 में चित्तौड़, ऐसे लिखोगे जब बैठ के, सारी याद हो जाएंगे आपको। मालवा 1304 या 5 जो भी आपको मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है जी। सिवाना 1310 में, फिर आपका जालोर 1311 में। आराम से बैठ के लिखना, उत्तर भारत को एक साइड कर देना, दक्षिण भारत को एक साइड कर देना, इजीली याद हो जाएंगे आपको, कोई झंझट ही नहीं है। आगे देखो जरा,
हाँ जी, फिर द्वार समुद्रम पर की विजय 1310 और 11। कहते द्वार समुद्रम से धन प्राप्त करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को द्वार समुद्रम पर आक्रमण करने के लिए 1310 ईस्वी को अंत में भेजा। यहाँ के शासक कौन थे उसे? वीर बल्लभ तृतीय ने थोड़े से संघर्ष के पश्चात 1311 में अलाउद्दीन खिलजी का क्या कर लिया? आधिपत्य स्वीकार कर लिया। मलिक काफूर ने यहाँ के मंदिरों को क्या किया? भारी मतलब बहुत लूटता है यहाँ के मंदिरों को। द्वार समुद्रम भी हो गया आपका, तो इजीली आप याद कर पाओगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आगे देखो जरा। हाँ जी, मदुरा, मदुरै आपने पढ़ा होगा, मदुरा जो आपकी तमिलनाडु वाली जगह पे 1311 में। उस समय मदुरा मबार की राजधानी में दो भाइयों सुंदर पांडे तथा वीर पांडे के बीच में राज सिंहासन के लिए क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। अब देखो, एक घर में जो झगड़े का फायदा कौन उठाता है? अलाउद्दीन खिलजी उठाता है। कहते उस समय मदुरा यानी मबार की राजधानी में दो भाइयों सुंदर पांडे तथा वीर पांडे में सिंहासन को लेकर संघर्ष चल रहा था। मलिक काफूर ने सुंदर पांडे के साथ क्या कर लिया? गठबंधन कर लिया। मलिक काफूर ने किसका साथ दिया? सुंदर का साथ दिया। 1311 ईस्वी में मदुरा पर आक्रमण कर दिया। वीर पांडे बिना सामना किया ही वहां से भाग गया। मलिक काफूर ने कई मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसने मदुरा से अपार धन प्राप्त किया। मतलब एक ही मकसद है, धन प्राप्त करना इनका दक्षिण भारत से। फिर आपका आगे देवगिरी पर पुनः विजय, दोबारा से फिर विजय का, सुनो ध्यान से, क्योंकि बीच में जो आपका रामचंद्र था ना, जो देवगिरी का, फिर वो नाटक करने लग गया कि मैं तो कर नहीं दूंगा, मैं आपके अंडर ही नहीं हूँ। कहते 1312 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। उसका जो बेटा बनता शंकर देव ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसके विद्रोह का दमन करने के लिए 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा। शंकर देव मलिक काफूर के साथ लड़ता हुआ मारा गया। देवगिरी के बहुत से प्रदेशों को दिल्ली सल्तनत में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो एक ये ब्रीफ है आपका। हाँ, गुजरात का करणदेव, 1301 में रणथंबोर, फिर चित्तौड़ आ गया आपका, रणथंबोर हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन शाह, मालवा का आपका मालदेव या मलिक। ये आपके सारे आपने युद्ध ऐसे ही सीक्वेंस बिठाकर ये सिवाना तक, जालोर तक आपके क्या हैं? इतने ऊपर वाले उत्तर भारत के, नीचे वाले क्या हैं? दक्षिण भारत वाले। तो इस तरह से आपने याद करने हैं। ये है आपके साउथ वाले जो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में क्या किया? जीते थे। और ये है आपके नॉर्थ वाले। ये सीक्वेंस बनानी है आपने और आपको याद भी हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे बढ़े। विजय हमने कर लिए। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जो निर्माण कार्य किया, आप ये बताइए पूरे चैप्टर में हमने किसकी बात की? अलाउद्दीन खिलजी की बात की। जलालुद्दीन खिलजी तो संस्थापक था, थोड़ी सी बातें हैं उसकी वो याद कर ली हमने, साइड कर दो उसको। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड, उसके द्वारा किए हुए काम, उसके द्वारा जीते हुए ये प्रदेश, ये आपने याद रखने हैं। इसने अलाई दरवाजा बनाया, इसने खोज खास सीरी फोर्ट बनवाया, किला बनवाया, जमात खाना मस्जिद बनाई। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा हेतु 1304 में दिल्ली में सिरे को क्या कर दिया? इसने किलेबंदी कर दिया, राजधानी इसको बना लिया अपना। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ये वाला। ठीक है जी, आगे है जो इसके बाद में शासक बनता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, 1316 से लेके 1320 तक। ठीक है जी, याद रखना इस चीज को आपने। कहते हैं इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी। इसके यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आता था एवं कभी कभी निर्वस्त्र भी, नंगा भी आ जाता था। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसकी नगनता इसको ही मुबारक हो, आप ऐसे कुछ याद करते हैं। ठीक है जी, यह बर्नी द्वारा कहा जाता है। ये बात किसने बताई है? बर्नी ने बताई है भाई, जयउद्दीन बर्नी ने, लेखक ने। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया कि मैं खलीफा हूं। अल वासिक विल्ला की उपाधि धारण की। इसने कौन सी उपाधि धारण की? अल वासिक विल्ला की। उसने गुजरात के हिंदू जिसने हाल ही में इस्लाम धर्म ग्रहण किया था,
खुसरो शाह को अपना मंत्री बनाया था, खुसरो शाह को अपना मंत्री बनाया था। खिलजी वंश का सेनापति या मुख्यमंत्री खुसरो खान ने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी और खुद क्या बन गया, शासक बन जाता है 1320 में। ठीक है जी, चलिए खुसरो खान का टाइम पीरियड पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार खिलजी वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था, मतलब कि जितना भी आप ये 5 पढ़ोगे ना, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, उनमें से सबसे छोटा इनका था। कहते खिलजी वंश के जो शासक निम्न कबीले से संबंध रखते थे। नासरुद्दीन खुसरो शाह, खुसरो शाह था। खुसरो शाह हिंदू धर्म से प्रवृत्त होके मुस्लिम धर्म अपनाया था। आपसे पूछेंगे दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो पहले हिंदू था बाद में मुस्लिम बना, तो आप बताना भाई खुसरो खां, और किस वंश के अंडर था ये, अलाउद्दीन, सॉरी खिलजी वंश के अंडर था, आपने ये याद रखना। ठीक है जी, और मुबारक शाह खिलजी के अंडर इसने मंत्री था पहले। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसे इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता था। इसके शत्रुओं ने इसके विरुद्ध क्या, इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे दिए। इसके शत्रुओं ने क्या, इसके विरुद्ध क्या दिया कि इस्लाम क्या है, इस्लाम का ये बंदा क्या है, शत्रु है। ठीक है जी, इस चीज को आपने याद में रखना है। आगे बढ़े, चलिए ये वो अलाई दरवाजा है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाजा दिल्ली के सबसे पुराने दरवाजों में से एक है, जिसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में इसमें किया था। और कुवत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसका ही दरवाजा इसने बनवा दिया। बस बात खत्म है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे है ये वो आपकी जमात खाना मस्जिद है। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।